यूसुफ किरमानी साहब, मैं अभी कांग्रेस का कुछ देख रहा था कि कांग्रेस ने एकदम से उनको काशीराम जी की याद आ गई। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल काशीराम जी की पुण्यतिथि थी। कांग्रेस ने उसको यूपी में अडॉप्ट किया है और एक लंबी कुछ गौरव यात्रा यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन काशीराम जी का अगर आप हिस्ट्री देखिए, तो काशीराम जी ने 1971 में ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन बनाई, जो 1978 में वामसेव के नाम से हम और आप जानते हैं। और उनका जो बैकवर्ड था उसमें एससी एसटी ओबीसी थे। मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि काशीराम जी आज से 50 साल पहले इस पॉलिटिकल कंपल्शन को समझ रहे थे कि सामाजिक व्यवस्था में ये मतलब ये जो 85% बनाम 15% की आज लड़ाई है, इसका शायद उन्होंने कुछ एक चित्र आज से 50 साल पहले खींच दिया था। एक तो इस पे आपसे पूछना कि क्या, क्योंकि उसमें वो माइनॉरिटीज को भी ला रहे थे, उसमें वो बैकवर्ड को भी ला रहे थे, सभी को लेके आए थे उसमें। दूसरा बात जो मैं आपसे एक और चीज समझना चाह रहा हूँ कि ये जो एक हमारे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि इससे राहुल गांधी, जिससे अरविंद जी भी कहे कि इससे कांग्रेस का फायदा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है इससे इंडिया का फायदा तो होगा। कांग्रेस का फायदा कम ज्यादा जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी आज जब कुछ बोलते हैं तो उससे बहुत सी जगह इंडिया का भी फायदा हो रहा है। तो वो तो ये राहुल गांधी ठीक से जानते हैं कि केवल कांग्रेस की 272 सीट नहीं आ सकती है, सीटें 272 इंडिया ही की आ सकती है। तो इसमें से जो भी हैं वो सारे नेताओं ने, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीवन, सब लोग कहीं ना कहीं इंडिया की बात कर रहे हैं। तो दोनों चीजों पे, क्या जाति जनगणना अब इंडिया का की तरफ हो गई है और इंडिया वाले उसको मतलब ड्राइव कर रहे हैं। और दूसरा, जरा काशीराम जी पे भी एक टिप्पणी आपकी समझना चाहूंगा कि वामसेव को एक व्यक्ति आज 50 साल पहले कंसीव करता है और उसको लगता है कि देश के सामाजिक न्याय की ये लड़ाई हो। यूसुफ किरमानी साहब। देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, काशीराम जी के बारे में कोई दो राय नहीं, बहुत असमय उनका निधन हुआ, बहुत जल्दी निधन हो गया उनका। अगर वो जीवित रहते तो भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी होती है अब तक। और उन्होंने बहुत सफल प्रयोग मायावती के रूप में किया था। मायावती जी को जो जिम्मेदारियां निभानी थी उनके बाद, वो जिम्मेदारी वो पूरी तरह से निभा नहीं पाई। और उसे मैं गलत रास्ता तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक गलत राजनीति की तरफ उन्होंने सारी धारा को मोड़ दिया। और हाल फिलहाल वो बीजेपी के इतना दबाव में है कि काशीराम जी की लिगेसी को उन्हें आगे बढ़ाना था और उसको उन्होंने खत्म कर दिया। वो काशीराम जी का नाम तक नहीं लेती हैं। तो ये आरोप मायावती जी पर है। जहां तक काशीराम जी की बात है, अगर कांग्रेस या अखिलेश यादव या दीगर पार्टियां उनको उनकी पुण्यतिथि पर या जयंती पर याद कर रही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आप सामाजिक न्याय की लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, आप जातीय जनगणना को बढ़ाना चाहते हैं आगे इस मुद्दे को, तो आपको काशीराम को जरूर याद करना पड़ेगा। क्योंकि काशीराम वो पहले व्यक्ति थे अंबेडकर और तमाम लोगों के बाद हमारे, जब हमने राजनीति को समझना शुरू किया था, उस समय काशीराम जी का अवतरण हुआ। और काशीराम जी ने पूरे बहुजन समाज को, ओबीसी समाज को ये बताया कि आपकी ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए राजनीति में, हर जगह, हर क्षेत्र में, जिसमें आप पीछे हैं। और वो साइकिल पे निकलते थे, वो छोटी छोटी रैलियां करते थे जिसमें प्रतिबंधित था कि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे, इस तरह की वो अपील भी करते थे। तो उनका जो मूवमेंट था काशीराम जी का, वो बहुत ही जिसे कहते हैं बहुजन समाज में चेतना जगा गया। लेकिन अफसोस वही है कि जैसा मैंने कहा कि मायावती जी इसको आगे नहीं बढ़ा सकी और पूरा बहुजन मूवमेंट आज की डेट में डेड हो गया है। उसका जो श्रेय है वो बसपा को ही मिलना चाहिए। ऐसे में अगर कांग्रेस और अखिलेश यादव या दीगर लोग याद कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अब हम आते हैं जातीय जनगणना पर, जो कल कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी में डिस्कशन हुआ और पूरी सीडब्ल्यूसी सिर्फ जातीय जनगणना पर बात करती रही। जैसा कि कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने इस पे 4-5 घंटे बात की है। और उसके बाद आज राहुल गांधी शहडोल में थे, एमपी में, वहां उन्होंने रैली को संबोधित किया और वहां आदिवासियों का मुद्दा ठीक उसी ढंग से उठाया जैसा उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। जातीय जनगणना और आदिवासियों के मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। और राहुल गांधी ने आज भी कहा कि सिर्फ 5 पैसे खर्च कर, यानी कोई बजट अगर बनता है किसी मंत्रालय का या किसी पॉलिसी का, तो ओबीसी या जो दूसरे अफसर हैं उनको बहुत कम डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है
कि आप जो है इसके बारे में बजट में प्रावधान करिए, या जो भी रास्ता दिखाना है स्कीमों के बारे में उस समाज के लिए, वो बहुत कम निर्णय उन लोगों का होता है। तो आज शहडोल में कहा कि 5 पैसे खर्च कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज के जो अधिकारी हैं सरकार में, केंद्र सरकार में। और उन्होंने आज भी मोदी सरकार को चुनौती दी कि आप जातीय जनगणना अगर नहीं कराएंगे तो हम आएंगे सत्ता में, हम कराएंगे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से सत्तारूढ़ दल को दिया गया है। आपको याद होगा कि जब बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो उसी दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान आया और उनका पहला रिएक्शन था, जिसे बीजेपी का रिएक्शन भी माना गया। गिरिराज सिंह ने कहा अपने बयान में कि ये समाज को बांटने की साजिश है। यानी कितने धूर्त तरीके से बीजेपी ने जातीय जनगणना के मुद्दे को दूसरी तरफ मोड़ना चाहा। ये वही बीजेपी है जो 2010 में जब विपक्ष में थी तो इसने बाकायदा संसद के अंदर मांग की थी कि जातीय जनगणना कराई जाए, और 2018 में 2019 के लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले इन्होंने इस मांग को रखा। और जब ये इलेक्शन जीत गए, सत्ता में आ गए, फिर से दोबारा से जीत कर 2019 में, तो 2021 में इन्होंने बाकायदा लोकसभा में कहा कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। तो ये पार्टी जो भाजपा है, सत्तारूढ़ पार्टी, ये कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है। और ये कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो इस मुद्दे को देश के केंद्र में लाए हैं। और ये सामाजिक न्याय अगर आपको देना है तमाम जातियों को, उपजातियों को, तो आपको जातीय जनगणना करानी ही पड़ेगी। और राहुल का कल बयान आया, आज एमपी के मंत्री हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, आज ही उन्होंने बयान दिया कि राहुल गांधी डेवलपमेंट की बात करें, जाति जनगणना की बात ना करें। बीजेपी डेवलपमेंट की बात कह रही है, जिसके पास 18 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता है, जिसके पास 10 साल से केंद्र में सत्ता है, वो कह रही है कि राहुल गांधी डेवलपमेंट की बात करें। भैया, डेवलपमेंट की बात तो बीजेपी को करनी चाहिए। आप जो है समाज के जिस तबके को आप विकसित करना चाहते थे, जिसके नारे देके आप सत्ता में आए थे, आप उन्हीं को भूल गए। आप ज्यादा दूर मत जाइए, 2022 का यूपी विधानसभा का चुनाव लीजिए। यूपी विधानसभा चुनाव आते आते आपको याद होगा कि किस तरह से संजय निषाद को चारा डाला गया और संजय निषाद से मांग करवाई गई कि मांझी, मल्लाह, इन सबको हम एससी का दर्जा देंगे, और ये मांग बाकायदा चार्टर के रूप में पेश की गई। और इसको लेके तमाम दिल्ली में मैराथन बैठ के हुई, धर्मेंद्र प्रधान के घर पे बैठ के हुई, फिर ये लोग जेपी नड्डा के पास गए, जेपी नड्डा फिर अमित शाह के पास गए, और तमाम दुनिया भर का एक ड्रामा जिसे कहते हैं मीडिया में चलता रहा कि आज नहीं तो कल जाति है, जो मल्लाह है और जीवर हैं, मांझी है, सब अनुसूचित जाति घोषित कर दिए जाएंगे। और इनका इन्होंने चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की 2022 के चुनाव में, जिसका इनको फायदा हुआ। लेकिन आज वो स्थिति क्या है? कोई संजय निषाद से पूछ सकता है कि क्या वो नोटिफिकेशन जिसे बार बार अदालत निरस्त कर देती है, उस नोटिफिकेशन का क्या हुआ? क्या झीवर माझी के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये सवाल कांग्रेस ही बल्कि पूछे, और यूपी में पूछे। अभी दोबारा से जो आज खबरें आ रही है कि ये राजभर को फिर से मंत्री बनाने जा रहे हैं, फिर से ये चारा होगा। यानी कांग्रेस के दबाव में ये पार्टी आ चुकी है। ये अगर राजभर को मंत्री बनाते हैं, कल को कुछ और ओबीसी लोगों को मंत्री बनाते हैं, तो निश्चित रूप से जातीय जनगणना की तरफ से ध्यान बटाने के लिए या एक संकेत देने के लिए इनकी ये कोशिश होगी। जी यूसुफ साहब, मैं आपसे एक चीज जरा समझने के लिए पूछ लूं। जैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो जो सारा मामला संजय सिंह के ऊपर है, वो बताया गया है कि दिनेश अरोड़ा जी एक उसमें पकड़े गए थे, आरोपी थे। वो बाद में अब सरकारी गवाह बन गए हैं। उनको 2 बार छोड़ा गया। जब वो छोड़े गए हैं दोबारा, तो 1 अगस्त को छोड़े गए, 14 अगस्त को उन्होंने कह दिया कि संजय सिंह आरोपित। मूल रूप से उन्हीं का ये है कि मैंने इनको 2 करोड़, इनको इन्होंने मिलवाने का काम किया और मैंने 2 करोड़ रुपए दिए। ना उस रुपए का कोई एविडेंस है, ना रिकॉर्ड, ना उसकी कोई रिकवरी है, ना उसका कोई ट्रेल। मैं सिर्फ समझने के लिए एक चीज पूछ रहा हूं। हमारे देश के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं भाई ये जो मेहुल भाई हैं हमारे, मेहुल भाई की वो कई बार वकालत की है, और फिर मेहुल भाई यहाँ का पैसा लेके फुर्र हो गए। तो मेहुल भाई ने तो यहाँ का बड़ा चूना लगाया। ये तो 2 करोड़ इन्होंने कहा हमने घूस दिया।
वो तो यहाँ के हमारे आपके पैसे को जो बैंक में रखे थे उसको लेके फुर्र हो गए हैं। तो क्या सर कोई कोई कानून ये है कि कोई मुँह ज़बानी कह दे मैंने इनको पैसा दिया, और एक आदमी जो पैसा ले गया, जिसको एक आदमी कह रहा है ये मेरे दोस्त है मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, तो इनसे कोई पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं? मैं ऐसे ही अपने एक आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि समय कम है। अब लास्ट में चलते-चलते एक आध छोटे-छोटे सवाल कर लेंगे आपसे और डॉक्टर चौधरी से। आपको क्या लगता है कि सामान्य ज्ञान से? बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए। वो वीडियो आज भी मौजूद है, जो आपने अभी बिना नाम लिए हुए ज़िक्र किया, मैं उसका ज़िक्र कर देता हूँ कि वाणिज्य मंत्रालय में एक कार्यक्रम था, जिसमें हमारे महामहिम जी को बताना था स्कीम के बारे में। वहाँ मीडिया भी मौजूद था और वीडियोग्राफर भी थे, तमाम चैनलों के लोग थे। वाणिज्य मंत्रालय के कार्यक्रम में हमारे महामहिम ने कहा कि हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं और वो जो उत्पाद शुल्क लगना है, हटाना है, उसके बारे में बेहतर जानते हैं। तो हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, तो वो मेहुल भाई जो है, उससे पहले प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर भी जा चुके थे। उसके जो एक प्रतिनिधिमंडल जाता है कारोबारियों का, उसमें नीरव मोदी और मेहुल भाई दोनों, मेहुल चौकसी जिनका नाम है, वो दोनों जा चुके थे। और इस आधार पर क्यों नहीं पूछताछ होनी चाहिए? लेकिन हमारे देश का कानून ऐसा है कि भाई प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, उससे कोई पूछताछ नहीं हो सकती। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि जहां पूर्व प्रधानमंत्री या वर्तमान प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हुआ, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो। ये हमारे सामने उदाहरण है और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक करके दिखाया कि उसने वहां के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो यही फर्क है। बहरहाल, जो आपने पूछा है वो एक बहुत ऐतिहासिक तथ्य है, उसके वीडियो आज भी मौजूद हैं। अगर वीडियो आपके दर्शक देखना चाहेंगे तो हम किसी कार्यक्रम में दिखा भी सकते हैं। और जहां तक संजय सिंह जी की बात है, संजय सिंह का मामला सिसोदिया जी से भी घातक है। संजय सिंह का दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस संसद में जहां पे राहुल गांधी जी अडानी के बारे में बयान दे रहे थे, वहीं पे संजय सिंह ने अडानी का नाम लिया, उनका समर्थन किया, कांग्रेस के स्टैंड का, राहुल गांधी के स्टैंड का। और राहुल गांधी के बाद जो सबसे मुखर व्यक्ति थे वो संजय सिंह थे। संसद में जो प्रदर्शन हो रहा था अडानी के खिलाफ संसद के बाहर, उसमें संजय सिंह सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। उस समय के फोटोग्राफ वीडियो मौजूद हैं, जिसमें संजय सिंह आपको सबसे आगे नजर आएंगे। संसद में नारे लगाते हुए संजय सिंह नजर आएंगे। तो संजय सिंह को इस बात का दंड दिया गया है कि उन्होंने अडानी के मुद्दे को क्यों उठाया, क्यों राहुल गांधी का साथ दिया। और मैं आपको बता दूं कि अडानी के मुद्दे पर संजय सिंह अपनी पार्टी लाइन से अलग चल रहे थे, यानी आम आदमी पार्टी की जो भी नीति रही हो उससे संजय सिंह इतर होके इस मामले को उठा रहे थे। तो संजय सिंह का दोष सिर्फ इतना है। और ये जो दिनेश अरोड़ा और ये बाकी लोग हैं, मैं आपको बता दूं आज नहीं तो कल आम आदमी पार्टी इस चीज को रखेगी कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, प्लांटेड लोग थे। बहरहाल मैं इससे ज्यादा इससे और कुछ नहीं कहूंगा। ये सच्चाई भी जल्द सामने आएगी कि आरएसएस के लोग कैसे शराब लॉबी के अंदर घुसपैठ किया उन्होंने और कैसे क्या हुआ। ये एक बहुत लंबी कहानी है जो कभी न कभी एक्सपोज होगी। जी जी। यशवर्धन जी। मेरे एक दर्शक कहते हैं संजय सिंह ने अयोध्या का जो जमीन घोटाला था जिसमें चंपत राय जी 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 बिल्कुल, वो सही है, बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं वो। जोर शोर से उठाया था। जी चंपत राय के खिलाफ जो राम मंदिर आंदोलन में पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के, चंपत राय, वो और आरएसएस के नेता हैं। उन्होंने उनके ऊपर संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ये आदि भ्रष्ट है, बेईमान है। और आप फैजाबाद में, जिसे अब अयोध्या कहा जाता है, आप पूछ लीजिए किसी से जाके। इत्तेफाक से मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और मैं इन चीजों को बहुत नजदीक से जानता हूँ। जी।